तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लासेज। सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर सिलेबस में है बिलियन। तो बिलियन के बारे में पूरे चैप्टर को हम सिर्फ एक वीडियो में एकदम डिटेल के साथ, वो भी जैसे आपके एग्ज़ाम में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम इस चैप्टर को यदि आप पढ़ लेते हैं तो 8 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका 8 नंबर पक्का है। इसी में से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका 8 नंबर फिक्स है इस चैप्टर से। तो पहले चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम एक जगह इकट्ठा करके लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए कह रहा, सबसे पहले इसके कुछ फार्मूले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन सा फार्मूला है। अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है बिलियन में अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100 इंटू परसेंटेज। फिर अवयव का आयतन प्रतिशत निकालना है, तो क्या अवयव का आयतन और बिलियन का कुल आयतन गुणे 100 क्या होगा, परसेंटेज में आ जाएगा। यदि एक बिलियन जिसमें विलायक तथा विलेय के मोलों की संख्या n1 और n2 हो, विलेय तथा विलायक के क्या हो, मोलों की संख्या क्या n1 n2 हो, तो विलायक का क्या हो जाएगा, बिलियन में विलायक का मोल प्रभाज 100 n1 अपान n1 प्लस n2। यदि क्या बिलियन का पूछा क्या होगा, n2 अपान n1 प्लस n2। अब मोलारता, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। मोलारता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान की ग्राम में। फिर फार्मलता का सूत्र होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे बिलियन का लीटर आयतन में। फिर हेनरी का नियम पीए बराबर होता है KH इंटू चाहिए, जहाँ चाहिए बिलियन में गैस ए का क्या है, मोलर प्रभाज, और पीए बिलियन के ऊपर स्थित गैस का क्या है, आंशिक दाब। पीए क्या आंशिक दाब है और एक्स क्या है, मोल प्रभाज है, और KH क्या हेनरी कांस्टेंट है, जिसका मात्रक क्या होता है, ATM या बार होता है। राउल के नियम के अनुसार ये दो द्रव क्या है, ए तथा बी आदर्श विलयन में है, तो PA बराबर क्या होगा, XA इंटू PA नाट, और PB है क्या होगा, XB इंटू PB नाट, जहाँ PA क्या ए के अवयव का आंशिक दाब और PB क्या बी के अवयव का आंशिक दाब। और PA नाट क्या शुद्ध अवस्था में ए अवयव का क्या वाष्प दाब है, और PA नाट शुद्ध अवस्था में B, PB नाट क्या है, शुद्ध अवस्था में क्या है, अवयव B का वाष्प दाब है। और XA बिलियन में एक के अवयव ए का क्या है, मूल प्रभाज, और XB क्या है, बी के अवयव का मूल प्रभाज। वाष्प अवस्था में ए तथा बी के अवयव का मूल प्रभाज XA बराबर PA अपान P और XB बराबर PB अपान P या 1 माइनस XA। तो हमें उम्मीद है इतना आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब आइए बढ़ते हैं आगे। राउल का नियम कहता है क्या, P नाट माइनस PS अपान P नाट बराबर होता है N2 अपान N1 प्लस N2, या होता है W2 अपान M2 अपान W1 अपान M1 प्लस W2 अपान M2, या हो जाएगा N2 अपान N1 बराबर W2 अपान M2 और W1 अपान M1। N2 अपान N1 का मान कितना होता है, इतना होता है। तनु विलयन के लिए होता है P नाट माइनस PS अपान PS बराबर होता है N2 अपान N1 या W2 अपान M2 अपान W1 अपान M1। सांद्र एवं तनु दोनों विलयनों के लिए क्या होता है, A होता है, और तनु विलयन के लिए क्या होता है, A सूत्र होता है। जहाँ N1 स्मॉल W1 और कैपिटल M1 क्या है, विलायक की क्रमशः मोलों की संख्या, N1 क्या है, मोलों की संख्या, G में द्रव्यमान, W1 क्या है, ग्राम में द्रव्यमान है, और M1 क्या है, अणुभार है। जहाँ N2 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, A द्रव्यमान है ग्राम में, और M2 क्या है, अणुभार है। तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, जहाँ TB क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र होता है डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, जहाँ TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, और KB क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, जिसे क्या किलोग्राम प्रति मोल अथवा किलोग्राम मोल इनवर्स में, या M बिलियन की क्या है, M बिलियन, जहाँ M क्या है, बिलियन की मोलरता है, M बिलियन की क्या है, मोलरता है। तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू 1000 अपान W2 अपान W1 इंटू M2, जहाँ अथवा M2 बराबर 1000 KB W2 अपान W1 डॉट TB, जहाँ M2 क्या है, विलेय का अणुभार, W2 विलेय का द्रव्यमान,
विलेय का अणुभार, विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान। 1 को क्या मानते हैं विलायक और 2 को विलेय। तो डेल्टा टी एफ, जहाँ एफ क्या हिमांक में अवनमन यानी फ्रीजिंग, एफ से फ्रीजिंग हो गया हिमांक में अवनमन, एम क्या विलयन की मोललता, एम क्या इसमें मोललता है और इसमें क्या इसमें भी मोललता है, दोनों में क्या मोललता ही है। के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसे के अपान एम अथवा के किलोग्राम मोल इनवर्स से क्या कहते हैं प्रदर्शित करते हैं, जहाँ टी एफ बराबर होता है डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू 1000 इंटू W2 अपान W1 अपान M2। W2 क्या है विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे विलेय का क्या अणुभार, जहाँ M2 बराबर, तो यहाँ पे M2 यहाँ आ जाएगा, उसका क्या करें इसी को पक्षांतर कर दिया, जहाँ M2 विलेय का अणुभार, W2 विलेय के द्रव्यमान है ग्राम में और W1 ग्राम में विलायक का द्रव्यमान। ये थे वो फार्मूले, इस चैप्टर के क्या थे कुछ फार्मूले थे, थोड़ा सा और बचा है उसको देख लेते हैं। 1/2 समीकरण पाई भी बराबर NRT या पाई बराबर N/V RT या CRT। N/V को क्या करते हैं C कहते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पाई क्या ATM में परासरण दाब N और क्या है पाई क्या है ATM में परासरण दाब है, और यदि N बराबर होता है बिलियन में के भी लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और C क्या है बिलियन का मोलर द्रव्यमान, और T क्या है केल्विन में ताप, R क्या है R का मान कितना है 0.083 L बार के इनवर्स मोल इनवर्स, लीटर बार किलो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स क्या है यह R कांस्टेंट का मान है, जहाँ M2 बराबर W2 RT अपान पाई भी होता है, जहाँ पाई क्या परासरण दाब W2 बिलियन भी लीटर में घोले गए विलेय, W2 क्या है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और M2 क्या है विलेय का अणुभार। तो 1/2 कारक 1/2 गुणक या फैक्टर I बराबर होता है अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे अणुसंख्यक गुणधर्म का क्या परिकलित, प्रायोगिक मान बटे परिकलित मान, तो परिकलित अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार, परिकलित अणुभार को क्या यम्मी से और प्रेक्षित अणुभार को यम्मो से। 1/2 कारक के समावेशन के पश्चात अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए व्यंजक, वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन क्या P0 माइनस PS अपान P0 बराबर क्या होता है IX2, और डेल्टा टी वी बराबर IKB M, डेल्टा TF बराबर यानी हिमांक में अवनमन के लिए IKF इंटू M, पाई भी बराबर INRT, और वियोजन की मात्रा ME माइनस MO अपान MO इंटू N माइनस 1, जहाँ ME परिकलित अणुभार, MO प्रेक्षित अणुभार, N वियोजन जित होने वाले आयनों की संख्या, तो संयोजन की मात्रा क्या हो जाएगी MO माइनस ME अपान MO नॉट डॉट N अपान N माइनस 1। तो ME परिकलित अणुभार और MO प्रेक्षित अणुभार तथा N संयोजन से पारित होने वाले मोलों की संख्या। इन सारे सूत्रों को हम चैप्टर में पढ़े ही हैं, तो ये तो थोड़ा ओवरव्यू था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए पहला कह रहा 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज होगा। मोल प्रभाज का सूत्र क्या आता है, मोल प्रभाज का सूत्र हमने पढ़ा है, मोल प्रभाज का सूत्र क्या आता है बिलियन में विलाय का मोल प्रभाज क्या होता है x1 बराबर विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलेय तथा विलायक के कुल मोल। तो इस सूत्र का यूज करके हम इसका आंसर निकालने कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। और कह रहा है 1 मोलल जली विलियन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा 0.0118, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाएगा कौन सा 0.1 मोलर। और कह रहा स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% है W अपान W है, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा 0.779। फिर अगला कह रहा शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता क्या थी 55.56 और 0.2 मोल H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी कितना 19.6। किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा 0.1 M BA मोलर क्या है BaCl2 विलयन का। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो 7वां तक हो गया। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 8वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है श्यानता, परासरण दाब,
प्रकाशिक घूर्णन या पृष्ठ तनाव। तो इसमें से हो जाएगा परासरण। परासरण दाब क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है? परासरण दाब है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? इनमें से कौन सा क्या है जो पृष्ठ तनाव है क्या है? अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। कह रहा निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? 1% या CaCl2 का, कैल्शियम क्लोराइड का। फिर 11वां क्वेश्चन कर रहा किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जाती है? किस सूत्र द्वारा? तो हो जाएगा m/Tb × W/W। ये सारे सूत्र भी हम पढ़े हैं। निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? इसमें सबसे परासरण दाब किसका कम होगा? स्वर्ण विलयन का। इसका क्या होता है? सबसे दाब क्या होगा? परासरण दाब कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन का 13वां का निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा परासरण दाब किसका? 1m NH4 का होल तो है सोडियम अमोनियम हाइपोफॉस्फेट। फिर कह रहा है सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन। सबसे अधिक क्वथनांक यानी सबसे ज़्यादा उबलने वाला कौन सा होता है? चौथा नंबर 0.01 m सोडियम सल्फेट। कह रहा 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है, किसके बराबर होता है? 5 ppm के। कह रहा 8वां 8 ग्राम NaOH और 450 ml विलयन में घुला विलयन की मोलरता। इसको सूत्र द्वारा हल करना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा। इसको फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कीजिए। अभी हम आगे क्वेश्चन कराएंगे जब, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप घर पे कीजिएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी करके। निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन, सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन हो जाएगा 1m सुक्रोज। कर हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है किसके साथ? विलयन की मोललता के साथ। समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासारी होते हैं? 0.1 m कैल्शियम नाइट्रेट तथा 0.1 m सोडियम सल्फेट। फिर अगला है 20वां नंबर का निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन, सबसे कम हिमांक वाला विलयन क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट। इसका सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे कम जमता है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? इनमें से कौन सा क्या है? विलयन का अणुसंख्य गुण धर्म नहीं क्या है? कौन सा? पृष्ठ तनाव। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? 10 मोल। 180 ग्राम में क्या होगा? जल के 10 मोल होंगे। एक मोल में क्या होता है? 18। तो 18 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 180। 180 में क्या करेंगे? 18 से भाग देंगे क्या होगा? जल का H2O यानी हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन 16। 16 धन 2 18। 18 से भाग देंगे क्या हो जाए? 10। आसानी से आ गया। कर सोडियम कार्बोनेट के 0.2 m विलयन में 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10.6 ग्राम। ये सारे क्वेश्चन हम अभी आगे हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है तो विलयन की मोललता क्या होगी? 3 ग्राम एसिटिक अम्ल क्या 80 ग्राम बेंजीन में क्या है? विलीन है यानी घुला हुआ है, तो विलयन की मोललता आपकी हो जाएगी 0.625 मोल किलोग्राम इनवर्स। ये सारे क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप यदि इसका आंसर भी आसानी थोड़ा याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि कोई क्वेश्चन क्या होता है रिपीट कर देता। तो 25वां क्वेश्चन का 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी हो जाएगी? 20 ग्राम। 200 ग्राम में क्या 10%, 200 का 10% क्या होगा? 200 गुणे 10/100 करके कितना 20 आ गया, तो 20 ग्राम हो गया। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। अब बढ़ते हैं, देखिए 2 अंक में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, कह रहा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है। 200 मिली जल में क्या है? इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड क्या है? 200 मिली जल में घुला है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब विलयन की मोलरता और संकेत में दे दिया सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23, और सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23, और क्लोरीन का 35.5। अब विलयन की मोलरता होता है क्या है? विलय के मोलों की संख्या, तो यानी NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या है? इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड इतना जल में घुला है, तो मतलब क्या है? विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो विलय का मोल कितना है? सोडियम क्लोराइड का मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन।
और क्या मोलों की संख्या निकालने क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का भार बटे सोडियम क्लोराइड का अणुभार। भार में क्या करेंगे, अणुभार से भाग देंगे और बिलियन का आयतन लीटर में। अब यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड का अणुभार कितना है, ग्राम भार, अणुभार कर रहे हैं, भार दिया कितना 5.85 ग्राम। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का क्या दिया है, भार दिया है 5.85 ग्राम। अब करा सोडियम क्लोराइड का अणुभार, अब सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकालना है तो 23, सोडियम का होता है 23 और Cl2 यानी Cl है, Cl है तो क्या 23 + 35.5 आ जाएगा 58.5। अब सोडियम का बिलियन का आयतन कितना है 200 कितना दिया है, मिली दिया है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.20 लीटर। तो अब सोडियम की मोलरता निकालने के लिए क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का भार बटे अणुभार बटे इतना, और टोटल को हल करेंगे कितना आएगा, इतना मोल प्रति लीटर। आपका आंसर आ गया। मोलरता की गणना हमने आसानी से कर लिया, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करके इसलिए लाए हैं क्योंकि क्या हो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो हमारा समझाने का मकसद खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला जाता है, तो बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। बिलियन की मोलरता का सूत्र होता है क्या, विलेय का भार बटे अणुभार बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो KCl का भार 39 + 35.5 कितना आ जाएगा 74.5। अब अणुभार दिया है तो अणुभार में क्या करेंगे, अणुभार से भाग देंगे तो कितना आएगा, KCl का अणुभार इतना आ गया और KCl का भार कितना दिया 15 ग्राम, तो 15 में क्या करेंगे इससे भाग देंगे, और क्या है KCl बिलियन का आयतन का 1 लीटर में घोला गया तो 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप करते जाएंगे, 2 नंबर आपका इतना में ही फिक्स हो जाएगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछे गए। कर 96% सल्फ्यूरिक अम्ल को द्रव्यमान प्रति ग्राम का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है, इस अम्ल की मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो अम्ल के 100 ग्राम बिलियन में क्या है H2SO4 का भार 100 ग्राम अम्ल है, तो इसमें क्या है H2SO क्या है 96 ग्राम है, यानी 96% का मतलब क्या होगा 100 ग्राम में क्या है 96 ग्राम है। तो H2SO4 का अणुभार क्या होता है, H2 हाइड्रोजन का क्या होता है 1 2 × 1 यानी 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 × 16 और टोटल हो जाएगा 98। तो अम्ल के 100 ग्राम H2SO4 में के मोलों की संख्या निकालने के क्या है, भार बटे मोलों की संख्या निकालने के क्या कहते हैं, मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणुभार। तो भार कितना है 96 और अणुभार कितना 98, 96 में 98 भाग दिए कितना आ गया 9.79। अब H2SO4 बिलियन की मोलरता क्या होता है, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कितना आ गया इतना आ गया, और आयतन लीटर में से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो 100 ग्राम H2SO4 बिलियन का आयतन, तो पहले आयतन निकाल लेते हैं। बिलियन का आयतन क्या H2SO4 का बिलियन का भार बटे बिलियन का घनत्व। H2SO4 बिलियन का भार कितना है 100 और घनत्व कितना है 1.84, यही तो घनत्व है। और H2SO4 बिलियन का भार 100 ग्राम मान लेते हैं यदि भार है 100 ग्राम H2SO4, क्योंकि हमने क्या माना यहाँ 100 ग्राम बिलियन माना है, तो 100 ग्राम H2SO4 बिलियन का आयतन कितना है, बिलियन का भार बटे घनत्व। भार में क्या करेंगे घनत्व से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आयतन आ जाएगा। अब इतना आयतन आ गया तो H2SO4 बिलियन का आयतन लीटर में, अब लीटर में ज्ञात करने के लिए 1000 से भाग देंगे तो इतना लीटर आ गया। अब H2SO4 बिलियन की मोलरता क्या होती है, मोलरता का सूत्र मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। तो मोलों की संख्या कितना इतना निकाले हैं और आयतन इतना आ गया, अब इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, इसकी मोलरता हमको मिल गई। अब H2SO4 की बिलियन की नॉर्मलता, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार कितना है 96 और तुल्यांकी भार इसका क्या है 49। तुल्यांकी भार क्या करते हैं, तुल्यांकी भार कैसे निकालते, इसका तुल्यांकी भार कितना हो गया 49 हो गया, विलेय का तुल्यांकी भार 49 आ गया। तो तुल्यांकी भार से क्या करेंगे भाग देंगे तो इतना मिल जाएगा। अतः अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना 1.959 आ जाएगा, और इससे भाग देंगे कितना आ जाएगा ग्राम प्रति लीटर। H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है 49 होता है। H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है ये 49 होता है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला जाता है। 40 ग्राम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में क्या किया था घोला गया है, तो इसकी मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलरता, सोडियम
हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार क्या है, भार 40 है, अणुभार भी क्या है 40, दोनों क्या है बराबर, 40 40 भाग दिए 1। और क्या आयतन, आयतन दिया 500 ml, क्या करिए 1000 से भाग दिए क्या लीटर में बदल के कितना 0.5 आ गया, इससे भाग देंगे कितना आ गया 2 मोलर। तो मोलरता आ गया। तो सोडियम क्लोराइड की नॉर्मलता और मोलरता क्या होती है समान, क्योंकि इसका क्या तुल्यांकी भार तथा अणुभार समान होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, जो तुल्यांकी भार है और अणुभार क्या होते हैं दोनों आपस में समान होते हैं, अतः इसकी क्या होगी नॉर्मलता और मोलरता दोनों क्या होगी बराबर होगी। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। 100 ग्राम विलायक है, कोई क्या है, कोई 100 ग्राम क्या है विलायक है, उसमें विलेय का 1/10 मोल घुला है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता होती है पदार्थ के मोलों की संख्या। तो यानी 1/10 मोल घुला है, यानी 0.1 अपान 1000/100 आ जाएगा कितना, विलयन की मोलरता आ जाएगी यम। तो विलेय के मोलों की संख्या 1/10 मोल घुला है, 1/10 मोल यानी 0.1 मोल घुला है। और ये क्या है विलायक का भार क्या है 100 ग्राम है। 100 ग्राम में क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे तो 1000 क्या गया ऊपर चला गया। तो इस प्रकार क्या होगा हमारा आंसर यहाँ से आ गया कितना 1 मोल, 1 मोलर, 1 मोलर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है H2SO4 का एक नमूना 94% W/V ग्राम बटे आयतन, भार बटे आयतन है, तो इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार 1 है, और ऑक्सीजन का 16 और सल्फर का 32। तो 100 ml H2SO4 का कितना ग्राम है 94 ग्राम। 100 मिली H2 94% का रहा, तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम में क्या है 94 ग्राम क्या है H2SO4 है। तो 100 ml नमूने का भार, आयतन गुणे घनत्व, 100 ml का है नमूना है तो उसका घनत्व क्या निकालना है, भार निकालना है। तो क्या होगा आयतन कितना है 100 ml और उसका घनत्व कितना दिया 1.84, उसका घनत्व दिया 1.84 इतना का, और इसका घनत्व कितना इतना है, तो यानी 184 ग्राम आ गया। भार आ गया और भार आ गया, भार आ गया और नमूने का भार आ गया। नमूने के विलायक की मात्रा, नमूने में विलायक की कितनी मात्रा, कितना घुला है 94 ग्राम क्या है नमूना है, एक नमूना है इतना, और इसका घनत्व इतना, तो विलयन की मोलरता। तो क्या नमूने में विलायक की मात्रा कितना घुला है, तो 90 ग्राम घुला है, यानी 0 इतना किलोग्राम घुला है। अब H2SO4 का अणुभार निकालते हैं, 2 × 1 + 32 + 4 × 16 यानी 98। अभी हमने पीछे निकाला है 98 आया था अणुभार। तो मोललता, मोललता के लिए H2SO4 के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, H2SO4 का क्या विलेय का भार, नमूने का क्या, नमूने का जो क्या है भार में क्या करेंगे हम अणुभार से क्या करेंगे भाग देंगे, भार में क्या करेंगे अणुभार से भाग दे देते हैं, तो हमको मिल जाता है कितना उसके ग्राम में अणुओं की संख्या। और विलायक की मात्रा कितना है इतना किलोग्राम, इतना किलोग्राम क्या विलायक की मात्रा हमने निकाला है, नमूने में विलायक की मात्रा निकाल लिया, तो इतना मोलल आ गया इसका आंसर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7वां क्वेश्चन का रहा है कि 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया है और प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। सोडियम का 23 परमाणु भार है, क्लोरीन का 35.5। ये सारे आपको थोड़े थोड़े याद, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसानी से आ जाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड के ग्राम अणुओं की संख्या, जो सोडियम क्लोराइड है इसके ग्राम अणुओं की संख्या, सोडियम क्लोराइड का भार बटे सोडियम क्लोराइड का सूत्रभार, भार कितना है 14.625 इतना दिया ही है, तो यहाँ लिख दिए। और सोडियम क्लोराइड का सूत्रभार कितना है 23 + 35 इतना 58.5, यानी आ गया 1/4 मोल। तो ग्राम अणुओं की संख्या कितना आ गया 1/4 मोल। अब विलयन की मोललता, विलयन की मोललता क्या निकालेंगे, ग्राम अणुओं की संख्या 1/4 है और विलायक का भार कितना 1/4, विलायक का भार भी क्या है 1/4 ही है, यानी 250 ग्राम, यानी 1/4, 1/4 से 1/4 कट गया, यानी आ गया 1 मोल, 1 मोलल आ गया आंसर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी C12H22O11, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, और चीनी के सिरे की मोललता
क्या होगी। चीनी के सिरे की मोललता निकालने के लिए सबसे पहले चीनी की सिरे के 214.2 ग्राम विलेय में चीनी का द्रव्यमान कितना है 34.2 ग्राम। कह रहा कितना, इतना मतलब सीरे में क्या है, जो सीरा बनाया है पानी में डालकर उसमें क्या 34.2 ग्राम क्या किया गया, उसमें चीनी डाला गया है। अब चीनी की सीरे में 214.2 ग्राम में विलायक का द्रव्यमान, जो चीनी का सीरा है क्या दिया है 214.2 ग्राम विलायक है। इस विलायक के द्रव्यमान में क्या है, अब पानी की मात्रा, विलायक का द्रव्यमान, जो विलायक है उसका द्रव्यमान निकाल देते, चीनी को निकाल देते हैं तो क्या होगा विलायक, जिसमें घोला गया है उसका द्रव्यमान कितना आ गया 180 ग्राम। अतः 180 ग्राम विलायक में चीनी का घुला द्रव्यमान 34.2 ग्राम। 180 ग्राम विलायक है और 34.2 ग्राम क्या है विलेय है। तो 1000 ग्राम विलायक में चीनी का घुला द्रव्यमान, 1000 विलायक में चीनी का घुला द्रव्यमान, तो 34.2 बटे 180 गुणे इतना, यानी ये इतना ग्राम, मतलब एक किलोग्राम में कितना घुला है 190 ग्राम घुला है। तो अतः चीनी के सिरे के बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति किलोग्राम में हमको निकालना है, तो 190 ग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम या 190 ग्राम प्रति किलोग्राम। तो चीनी के सिरे के बिलियन की मोललता निकालने के लिए क्या सांद्रता, ग्राम प्रति किलोग्राम सांद्रता से क्या करेंगे 190, सांद्रता कितनी है 190, और चीनी के आणविक द्रव्यमान, चीनी का जो क्या अणुओं का द्रव्यमान कितना 342। अब यहाँ से अणुओं का द्रव्यमान निकालेंगे, यहाँ से कार्बन का क्या होता है 12 बराबर 144 प्लस 22 और 16 ग्राम जो होगा, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 342 आ जाएगा। तो इससे क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो आपका निकल के आएगा 0.555 मोलल, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसकी चीनी के सिरे की मोललता निकल जाए, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं आगे, कह रहा विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन की मोललता, जबकि 440 ग्राम विलायक 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, 440 ग्राम विलायक में क्या है 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, ये 2019 में पूछा गया था सोडियम। तो कह रहा विलयन की मोललता की गणना, इसमें भी मोललता ही निकालना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की मोललता कितनी है, मोललता निकालने के सोडियम मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना है 40, और अब मोलों की संख्या निकालने के क्या द्रव्यमान, सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम दिया है, और क्या है इसकी आणविक द्रव्यमान क्या है 40, 20 बटे 40 यानी 1/2। अब जल का द्रव्यमान कितना 440 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलिए, और सोडियम मोललता निकालने के लिए क्या मोलों की संख्या 1/2 आ गया, और बटे इसका आणविक द्रव्यमान, मतलब विलायक का द्रव्यमान कितना है 0.44, तो यहाँ से आ गया इतना मोलल आंसर। तो सारे क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन ही है, एकदम देखिए ये भी क्वेश्चन वही करना था, इसमें भी वही करना था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है, जहाँ 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक यानी मोलर द्रव्यमान 84 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, जो ठोस दिया है उसके मोलर द्रव्यमान की गणना। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या P1 नॉट बराबर दिया इतना बार, यानी वाष्प दाब कितना दिया, वाष्प दाब दिया है 0.416 बार, और P1 दिया है 0.414 बार है, और फिर कह रहा दिया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, और क्या है ये विलायक का वाष्प दाब को P1 नॉट से, और विलयन का क्या मांगते हैं P1 मान लेते हैं, तो इतना बार दिया। तो यमोन दिया है इतना ग्राम मोल इनवर्स, और W2 दिया इतना, और W1 दिया है 42 ग्राम। तो सूत्र होता है P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, और W2 इंटू M1 अपान M2 इंटू W1 से। इस सूत्र में क्या करेंगे हम मान रख देंगे, तो आपको M2 का मान आसानी से यहाँ पर निकल के आ जाएगा 208 ग्राम मोल इनवर्स। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, बस सूत्र पर रखना था, सिर्फ आपको ये मान पता होना चाहिए, मतलब कौन कौन से मान है, उसके बाद क्या फार्मूले पर रखिए, आसानी से आंसर ले लीजिए। एकदम सारे क्वेश्चन आपको फार्मूले पे ही बेस्ड आते हैं, ज़्यादा कठिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता। एग्जाम जानता है बच्चे को फार्मूला याद नहीं है, जब बच्चे को फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन हल नहीं कर पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे। 11वां क्वेश्चन का राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए और इसकी सीमाएँ भी लिखिए। ये 2016 और 18 में इस तरह से पूछा था, और 2022 में पूछ दिया कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं लिखिए।
एकदम क्या करा, वाष्प दाब अवनमन नियम लिखे, बस थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा घुमा देता है और आप क्या होते हैं, घूम जाते हैं। फिर 2022 में भी वही क्वेश्चन पूछा, फिर राउल्ट के नियम को समझाइए, फिर 2023 में भी वही क्वेश्चन पूछा। तो देखिए 16, 18, फिर 22 में भी पूछा, 23 में पूछा, इस साल भी थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। तो राउल्ट के नियम को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो देखिए राउल्ट का नियम है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन, कोई विलयन दिया है, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी पी नॉट पी माइनस पी एस, यानी ये इसको या पी नॉट लिखते हैं या पी माइनस पी एस लिखते हैं, पी एस क्या, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या मोल प्रभाज क्या होता है, N1 अपान N1 प्लस N2, मतलब विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जहाँ पी तथा पी एस क्रमशः विलायक तथा विलयन के क्या है, विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं। पी क्या है, विलायक का वाष्प दाब, और पी एस क्या है, विलयन यानी सॉल्यूशन, जहाँ N1 तथा N2 क्या है, क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। तो ये क्या हो गया, राउल्ट का नियम हो गया। आपको 2-3 नंबर इतना आसानी से मिल जाता है कि आप पूछिए मत, थोड़ा सा आपको रटने की दिक्कत है, और क्या 2 नंबर आपका फिक्स, इतना यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब यहाँ से ये थोड़ा सा 4 लाइन लिख देंगे, 1 नंबर और मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अब कह रहा इसकी सीमाएं होती क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती है। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र राउल्ट के नियम को विचलन पर करते हैं। मतलब क्या होता है, यह विलयन, यह क्या होता है, यह नियम तनु विलयन की होता है, सांद्र से के सांद्र विलयन के साथ क्या करता है, विचलन, दूरी बनाता है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, अवाष्पशील पदार्थों के लिए, विलयनों के लिए होता है। अब वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम नहीं लागू होता है। जो वैद्युत अपघट्य होते हैं उस पर विलयन होते हैं, उस पर नहीं लागू होता है। जो पदार्थ विलयन को संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयने भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है। मतलब क्या, जो पदार्थ विलयनों में क्या होते हैं, संगुणित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसके लिए क्या होता है, संगुणित हो जाते हैं, उन पदार्थों में विलयनों का राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। मतलब संगुणित होते हैं, घुलते नहीं हैं, क्या होते हैं, विचलन दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। तो उम्मीद है इसमें भी कोई डाउट नहीं बताए। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 2 द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। कह रहा कुल वाष्प दाब पी ए डैश प्लस पी बी डैश, कुल वाष्प दाब क्या होगा, पी ए डैश प्लस पी बी डैश। तो पी ए बराबर हो जाएगा, पी ए बराबर होता है पी ए यक से, तो 80 गुणे 3 बटे, मतलब क्या है, मोल प्रभाज यक से बटे 3 प्लस क्या मिला रहे हैं, मोल प्रभाज, मोल दिया है कितना, 2 प्लस 3, तो क्या करेंगे, यक से के लिए क्या 3 बटे 3 प्लस 2, यक से निकालना, क्या करेंगे, जो दिया है पहले दिया है, जिसको निकालना क्या उसको ऊपर रखेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। तो 3 प्लस 3 2 5, 5 से 16, 16 3 48, तो यानी 48 mm आ गया। इसका वाष्प दाब क्या आ गया, 48 mm। अब पी बी का पी बी इंटू यक्स बी, तो यहाँ से आ गया 24 mm, यानी यक्स बी निकालना तो क्या करेंगे, 2 को ऊपर रखेंगे, 3 2 5 इतना, 5 से 12 दूना 24 mm। तो कह रहा कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 72 mm हो जाएगा। तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना हो गया। इतना सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं आगे। कह रहा 13वां क्वेश्चन, कह रहा ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक और ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है। कह रहा ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक का मतलब होता है कि किसी विलायक की 1000 ग्रामों में, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। कह रहा क्या, किसी विलायक के क्या होगा, 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय तथा वैद्युत अपघट्यों के 1 ग्राम अणु घोलने पर, मतलब क्या 1000 ग्राम क्या है, कोई विलायक है, क्या है, अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अपघट्य, इसमें क्या कहते हैं, अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अपघट्य घोलने पर इसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, इसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे उस विलायक का ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, इसमें भी कोई विद्युत अवाष्पशील क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या होता है, इसमें जो क्या होगा उन्नयन उत्पन्न होगा, उसे क्या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, जिसे के या के बी से प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब क्या, कोई 1000 ग्राम क्या, कोई अवाष्पशील क्या कोई विलायक है जिसमें क्या कहते हैं, अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अपघट्य क्या करते हैं, घोलते हैं, का क्या 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु घोलने पर क्या होता है, जो उन्नयन
होता है इस विलयन में, क्वथनांक में, उसे क्या कहते हैं? उसका उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। फिर ग्राम अणु का अवनमन स्थिरांक, करा किसी अवशील वैद्युत अपघट्य के, कोई क्या है, अब यहाँ तो क्या था, विलायक था, इसमें क्या है, उल्टा ग्राम अणु करा अवनमन, अवनमन का मतलब क्या है, कोई अवैद्युत अपघट्य है, कोई नहीं अवैद्युत अपघट्य, इसमें तो इसमें क्या है, कोई वैद्युत अवाष्पशील क्या है, वैद्युत अपघट्य है। कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य में क्या कहते हैं, 1 ग्राम मोल या अणु को 1000 ग्राम में, 1 ग्राम मोल या अणु को क्या करते हैं, 1000 ग्राम में क्या करते हैं, घोलते हैं, 1000 ग्राम विलायक में क्या करते हैं, घोलते हैं। इसमें अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य, और इसमें क्या था, इसमें क्या रहा, वाष्पशील वैद्युत, इसमें अवाष्पशील, और इसमें क्या था, वाष्पशील, ऊपर वाले में क्या था, वाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य, और इसमें अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य। घोलने पर क्या था, विलायक में हिमांक में जो अवनमन होता है उसे क्या कहते हैं, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा और ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा 14वां क्वेश्चन, करा वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए, 2022 में पूछा था। फिर एक सेट में और पूछ दिया कि विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में अपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध। दोनों क्वेश्चन क्या किया था, 2 जगह 2 सेट में पूछ दिया था, 2 जिले में पूछ दिया था, हर जिले का क्या होता है, अलग अलग सेट होता है। तो यह क्वेश्चन 2 जगह पूछा गया था, सोचिए पहले एक ही साल 2 जगह पूछ दिया। कह रहा जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता तब उसके वाष्पदाब में क्या होती, कमी। कोई क्या है, अवाष्पदाब है, अवाष्पशील मतलब क्या हो रहा है, उड़ नहीं रहा, अवाष्पशील विलेय में क्या करते हैं, वाष्पशील विलायक, वाष्पशील क्या करते हैं, विलायक घोल देते हैं, मिलाया जाता है तब उसके वाष्पदाब में क्या होती है, कमी हो जाती है। घोलने पर क्या होती है, कमी हो जाती है, तो शुद्ध विलायक एवं विलयन के वाष्पदाब में इस अंतर को क्या कहते हैं, वाष्पदाब में अवनमन। तो माना शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0 और विलयन का वाष्पदाब PS, तो वाष्पदाब का अवनमन क्या होगा, P0 माइनस PS, और वह इसका आपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्पदाब का आपेक्षिक नमन, P0 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको इसका वाष्पदाब में क्या होगा, अपेक्षिक नमन का सूत्र मिल जाएगा। अब इसके में क्या है, वाष्पदाब का जो अपेक्षिक अवनमन तथा वाष्पदाब का अवनमन दोनों ही क्या है, अणुसंख्यक गुण हैं। ये दोनों क्या है, ये जो अवनमन है क्या है, ये अणुसंख्यक गुण है और विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो विलेय है, जो घुला है, मतलब इसमें क्या है, कोई एक विलेय है, इसमें क्या है, जितने घुले हैं, जितने कण, इनके कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और ये गुणधर्म विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। मतलब विलयन कैसा है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसा कि निम्न से स्पष्ट है। राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट का नियम कहता है P0 माइनस PS अपान P0 प्रोपोर्शनल टू X विलेय, या P0 माइनस PS अपान P0 के X विलेय। तो यहाँ पर P0 माइनस PS अपान P0 बराबर X विलेय, मतलब क्या, उसके गुणांक पर निर्भर नहीं करता, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसका गुणांक क्या, कोई भी हो, क्या जहाँ के बराबर क्या है, मान लिया 1। तो कह रहा निम्न नियम से अनुसार कर इस समीकरण से स्पष्ट है कि एक विलयन के लिए वाष्पदाब अवनमन केवल विलेय के मूल प्रभाज पर निर्भर करता है। जो विलेय का क्या, ये मूल प्रभाज है, उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। चूँकि मूल प्रभाज विलायक के एक निश्चित मोलों की संख्या में घुले विलेय के मोलों की संख्या को व्यक्त करता है। जो क्या है, जो मोल प्रभाज होता है क्या, विलायक के एक निश्चित मोल की संख्या, मतलब जो विलायक है उसका क्या है, एक निश्चित मोल की संख्या क्या है, घुला है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन क्या, एक अणुसंख्य क्या है, गुणधर्म है। जो अवनमन क्या है, जो वाष्पदाब में क्या होता है, अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। ये सब नहीं ज़्यादा लिखते हैं तब भी क्या कीजिए, इतना सूत्र लिख दीजिए, यहाँ से इस सूत्र को लिख दीजिए, और क्या कीजिए, यह निष्कर्ष इनसे क्या है, इस सूत्र से यह निष्कर्ष इस समीकरण से निष्कर्ष निकलता है कि क्या, वाष्पदाब में अपेक्षिक नमन क्या और संख्यक गुणधर्म है। इतना लिख देंगे, आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है 15वां एग्जाम्पल, 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 15 में आया, 16 में आया, 22 में आया, तो 24 में
क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि क्या है 24 में पूछने की संभावना है। 15-16 लगातार पूछा, 22 में पूछ दिया, 23 में नहीं पूछा, तो 24 में तो गारंटी है। कह रहा डेल्टा टी बी बराबर 100 इंटू के बी इंटू डब्लू अपन एम इंटू डब्लू। के बी बराबर होता है डेल्टा टी बी, के बी निकालना है तो क्या होगा, डेल्टा टी बी एम डब्लू अपन डब्लू। कह रहा डब्लू विलेय का भार, विलेय का भार कितना दिया है 12 ग्राम, और विलायक का भार 100 ग्राम। फिर यम विलेय का ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार कितना है, इसका निकालेंगे, अणुभार कितना आएगा 180 ग्राम प्रति मोल। ग्लूकोज का अणुभार 180 ग्राम प्रति मोल। तब यहाँ पर डेल्टा टी इंटू टी बी, टी एस माइनस टी नाट, यानी 100 डिग्री सेल्सियस कितना है, डेल्टा टी बी हमको निकालना है क्या, टी एस जो दिया है। क्वथनांक किसका दिया है, साल बिलियन का क्वथनांक दिया है। इसमें क्या करेंगे, विलायक का क्वथनांक निकाल देंगे, बिलियन का दिया है, विलेय का क्या करेंगे, क्वथनांक निकालेंगे तो क्या होगा, आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। तो के बी बराबर अब यहाँ पर फार्मूले में रख देंगे तो आएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। यही आपका आंसर रहेगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि 56.88 डिग्री सेल्सियस तक पाई जाती है। क्वथनांक में क्या हो गया, इतना डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाई जाती है। तो कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए और एसीटोन का क्वथनांक कितना तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक कितना है। तो क्वथनांक उन्नयन और पदार्थ के अणुभार में निम्न संबंध होता है। जो क्वथनांक में उन्नयन है और पदार्थ के अणुभार में क्या होता है, यम बराबर होता है 1000 इंटू के बी इंटू डब्लू अपन डेल्टा टी बी, जहाँ डब्लू दिया 707 ग्राम, कार्बनिक यौगिक दिया है। कर इसमें क्या 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम एसीटोन को घोलने पर 10 ग्राम क्या करें, एसीटोन घोल रहे हैं। तो यम का मान यही मान क्या हो रहा है, पूछ रहा है। यौगिक का अणुभार, जो अणुभार क्या है, यही अणुभार पूछ रहा है। तो टी बी बराबर, यानी अंतर कितना है 56.88 में से क्या करेंगे 56.38 घटा देंगे तो कितना, इतना डिग्री सेल्सियस। और के बी बराबर कितना दिया है 16.7 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो सूत्र में मान रखने पर आ जाएगा इतना 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 मान रख देंगे सभी का, तो कितना ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर परासरण तथा विसरण में क्या अंतर होता है। 2022 में पूछा गया 2 नंबर में क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। परासरण क्रिया तथा विसरण क्रिया में अंतर, परासरण और विसरण में अंतर होता क्या है। तो परासरण की क्रिया, जो परासरण और विसरण होता है, परासरण में अर्धपारगम्य में झिल्ली होना अनिवार्य है और विसरण में क्या है, अर्धपारगम्य में झिल्ली नहीं चाहिए। और परासरण में विलायक का कण केवल एक दिशा में विसरित होता है, जबकि विसरण में क्या होता है, सभी दिशाओं में विसरित होता है। परासरण में विलायक के कण क्या होते हैं, जो परासरण है इसमें विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, और विसरण में क्या होते हैं, विलेय के कण क्या होते हैं, सांद्र विलयन से अधिक सांद्रता से क्या होते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं। और परासरण की क्रिया क्या होती है, केवल द्रव अवस्था में होती है, जबकि विसरण की क्रिया ठोस द्रव गैस कोई भी अवस्था हो उसमें हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 एम ग्लूकोज तथा 0.1 एम सोडियम क्लोराइड विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों होगा, कार्ड सहित लिखिए। क्योंकि क्या है 0.1 एम क्या सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि क्या होता है सोडियम क्लोराइड का क्या होता है Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है आयनन हो जाता है और दो आयन देता है, जबकि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का आयनन नहीं होता है। और ग्लूकोज क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। जो परासरण दाब क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। जो परासरण दाब है क्या है, आयनन नहीं होगा ग्लूकोज का, जो कि परासरण दाब क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। और अणुसंख्यक गुणधर्म आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। क्योंकि क्या है ग्लूकोज का क्या होगा, आयनन होगा नहीं, तो इसे क्या कर सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि आयन क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होती है, आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। इसलिए क्या होगा, ग्लूकोज का परासरण दाब क्या होगा, कम होगा, जबकि सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, अधिक होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। 2017 और 23 में पूछा था, 24 में संभावना है। तो दिया टी बराबर दिया 27 डिग्री सेल्सियस दिया, क्या करेंगे इसको केल्विन में बदल लेंगे 300 केल्विन। N/V आयतन 1/10 N/V
मोल बटे आयतन यानी बाई 1/10 आ गया। तो P बराबर पूछ रहा है और R का मान क्या होता है, कांस्टेंट मान है यहाँ पर दिया है। PV बराबर एन RT। तो P बराबर क्या, एन बाई वी इंटू RT। तो एन बाई वी का मान क्या रख दिया हमने, 1/10 रख दिया और इतना R और T, ये पर मान रख दिया कितना, इतना ATM आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, सीधे फार्मूले पर क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा है कि 20वां कह रहा भारानुसार 30% ग्लिसरॉल C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। जो ग्लिसरॉल है इसके मोल अंश की क्या करना है, गणना करना है। 19 में पूछा था और 23 में पूछा था। तो ग्लिसरॉल का अणुभार कितना होता है, ग्लिसरॉल C3H8O3 3 12 3 36 8 6 14 यानी 44 44 और 48 कितना हो गया, 92। तो अणुभार आ गया 92। अब ग्लिसरॉल का मोल अंश, तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या और ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो ग्लिसरॉल का मोल अंश निकालना है तो क्या है, ग्लिसरॉल का भार, ग्लिसरॉल का भार कितना है, भार दिया 30% यानी 30 बटे 92। उसका क्या अणुभार से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ग्लिसरॉल का मोलों की संख्या हमको मिल गई। अब जल के मोलों की संख्या, जल का भार बटे जल का अणुभार, जल का भार कितना है 100 माइनस 30 यानी 30 ग्राम क्या है, यहाँ पर ग्लिसरॉल है तो 70 भाग क्या है, जल है, तो 70 बटे 18 यानी 3.8। अतः बिलियन में ग्लूकोज का मोल अंश एन अपान एन प्लस एन, ग्लूकोज का मोल अंश कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का भार कितना 0. मोलों की संख्या 0.32 ग्लूकोज का है। एक ग्लिसरॉल ग्लूकोज का मोल अंश पूछ रहा है ना, ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। एक ग्लिसरॉल हो जाएगा ग्लिसरॉल का मोल अंश एन अपान एन प्लस एन, यहाँ पर दोनों को मान को रख दिए, जोड़ दिए, कितना आ गया इसका मोल अंश। तो उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे। 21वां क्वेश्चन तक देखिए कह रहा है कि 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के क्वथनांक में जो उबल रहा है उसके उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। 2019 में पूछा गया था। करा क्वथनांक में उन्नयन विधि से क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर 100 इंटू केबी इंटू डब्लू अपान एम इंटू डब्लू, जहाँ डब्लू क्या है, विलेय यानी यूरिया का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है 3 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम। विलेय का 3 ग्राम, विलायक का 100 ग्राम। तो यूरिया NH2CO NH2 यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO। इसका अणुभार क्या करेंगे, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2 एक अन्य 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 2, टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 60। तो यूरिया का अणुभार हमको मिल गया। अब केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया ही है, तो डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू डब्लू अपान एम इंटू डब्लू। और टोटल वैल्यू क्या किए, अब यहाँ से सारे मान रख दिए, कितना आ गया 0.26 केल्विन। तो उम्मीद है एकदम सीधा फार्मूले पर क्वेश्चन था, तो आप सॉल्व कर ही दिए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा किशमिश को नोट में लिख लीजिए। किशमिश को क्या करते हैं, जब जल में डालते हैं तो वह फूल जाती है, क्योंकि पराशर की क्रिया क्या होती है, जल के अणु कोशिका झिल्ली से होकर किशमिश के अंदर चले जाते हैं। यह क्या होती है, पराशर के कारण क्या होता है, किशमिश को पानी में डालने पर क्या होती है, वह फूल जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस ताप पर ग्लूकोज का 5% भार बटे आयतन विलयन 7 वायुमंडल पराशर दाब उत्पन्न करता है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है, आर बराबर इतना दिया, तो पराशर दाब दिया कितना 7 वायुमंडलीय दाब। तो टेम्परेचर पूछ रहा है, तो ताप निकालने के लिए क्या करेंगे, PV बराबर NRT होता है, उसमें सूत्र में रख देंगे क्या होगा 7 × 180 और 0.1 और फिर 5% है, 5 गुणे इतना रख देंगे तो कितना आ जाएगा इतना केल्विन। और क्या है 373 में से क्या करेंगे घटा देंगे, डिग्री सेल्सियस बदलने के क्या होते हैं 33.94 डिग्री सेल्सियस, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 23वां क्वेश्चन 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया गया, इतना ग्राम ग्लूकोज को क्या किया गया 250 ml जल में घोलकर क्या किया गया, 1 विलयन बनाया गया। इसका पराशर दाब क्या है। तो इस विलयन का क्या होगा, पराशर दाब क्या होगा उसको निकालिए। 2018, 20, 24 में गारंटी है।
18 में आया, 20 में आया, 24 में तो आएगा ही। सूत्र पी वी बराबर एन आर टी से। पी बराबर एन आर टी में क्या दिया, पी पूछ रहा है, परासर दाब पूछ रहा है, एन का मान निकालना है कितना, इतना ग्राम ग्लूकोज है और उसके क्या करेंगे, भार बटे अणुभार से क्या करेंगे, भाग देंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी इतनी। तो भार बटे अणुभार, तो क्या किए, इतना निकल गया मोलों की संख्या, तो इतना निकल गया। तो भी आयतन दिया है कितना, 250 घन सेंटीमीटर। मिली जल में घोलकर क्या किया गया, लीटर में निकालेंगे क्या, 250 बटे 1000, तो आ गया इतना लीटर। अब टी बराबर ताप दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या किया, केल्विन में बदलेंगे 373 मिल गया। तो उपरोक्त सूत्र में ए मान रखने पर पी वी बराबर एन आर टी में मान रखेंगे, एन आर टी में मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आराम से आ जाएगा 0.22 ATM। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और 2 नंबर आप बना चुके होंगे। तो कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतना mm से घटकर इतना mm हो जाता है। तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। कह रहा कितना, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर अवाष्पशील पदार्थ के कितना, 10 ग्राम को क्या करते हैं, 100 ग्राम पानी में घोलते हैं। 10 ग्राम था उसको क्या किए, 100 ग्राम पानी में क्या किए, घोल दिए। तो विलयन को अधिकतम विलयन माना जा सकता है। तो विलयन को क्या कर सकते हैं, अधिकतम मान लेते हैं। मतलब क्या किया, ज़्यादा पानी में क्या किया, घोल दिया, तो अधिकतम हो गया। तो राउल का नियम कहता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर डब्ल्यू इंटू एम अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम। तो पी नॉट का मान कितना दिया, 17.535, 235, ये 535 कहाँ गया, से घट कर क्या हो गया, वाष्प दाब क्या हो गया, इतना से घट कर इतना हो गया। तो पी नॉट माइनस पी एस, अब पी नॉट माइनस पी एस कितना घट गया, 0.300 mmHg घट गया। अब डब्लू क्या था, पहले 10 ग्राम था, 10 ग्राम से घट कर कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। तो जल का अणुभार कितना है, 18 होता है। तो समीकरण 1 में मान रख देंगे, तो इतना घट कर इतना हो गया। तो इतना पहले कितना था, पी नॉट पहले था इतना, घट कर इतना से इतना हो गया। और इतना में क्या करेंगे, 10 गुणे 18 बटे इतना, एम का मान निकालना, तो एम का मान आ जाएगा 105.2 ग्राम प्रति मोल। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। कितना सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले पर ही रखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 25वां, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई और पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। और जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF यानी 1.86 डिग्री सेल्सियस दिया है। 19 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में संभावना है। कह रहा हिमांक में अवनमन से पदार्थ का अणुभार, हिमांक के अवनमन से पदार्थ का अणुभार का सूत्र होता है m 1000 KF इंटू डब्ल्यू अपान डेल्टा TF इंटू डब्ल्यू। तो दिया पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है, 7.5 ग्राम, और डब्ल्यू भार दिया कितना, इतना ग्राम। जल का द्रव्यमान कितना दिया, इतना। अब हिमांक में अवनमन दिया कितना, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF दिया कितना, इतना। अब सारे मान रख देंगे, कितना जाएगा, 155 ग्राम प्रति मोल। इसका क्या जाएगा, पदार्थ का अणुभार क्या हो जाएगा, आसानी से निकल गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 26वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई और बेंजीन के मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना है। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो KF बराबर दिया कितना, 2.67 यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्या कहते हैं, KF दिया है इतना। और W बराबर दिया है कितना, पदार्थ का अवाष्पशील पदार्थ का क्या है, ग्राम में भार इतना दिया है। और डेल्टा TF बराबर इतना दिया है और W बराबर इतना ग्राम दिया। तो सूत्र होता है m बराबर KF 1000 KF W डेल्टा TF इंटू डब्लू। तो इसमें मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ग्राम प्रति मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होता। ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां कहा था इतना ग्राम ग्लूकोज का अणुभार 180 हमने निकाला ही है, हमको याद हो गया है और एक क्वेश्चन में ही दे दिया। 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में इतना डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक सीधे फार्मूला में रखिए मान को और आपका आंसर सीधे पता कर लीजिए। तो एकदम सिंपल सा डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन था। तो उम्मीद है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा।
तो कह रहा 28वां क्वेश्चन, गन्ने के शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है? तो विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? गन्ने की शक्कर का अणुभार दिया है इतना, तो दिया है कितना, W बराबर 1.17 ग्राम, और डेल्टा T बराबर दिया है इतना डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो W बराबर दिया 25 ग्राम, और इस कैपिटल W दिया है कितना, 25 ग्राम जल में घोलने पर क्या विलायक विलेय दिया इतना और विलायक दिया इतना ग्राम। सूत्र द्वारा हम 1000 W के बी अपान डेल्टा T इंटू W। अब यहाँ के का मान निकालेंगे तो ये हम डेल्टा T W अपान इतना, अब यहाँ मान रख देंगे तो क्या आएगा, मान रखेंगे कितना आएगा, इतना किग्रा प्रति केल्विन किग्रा प्रति मोल क्या होगा, यहाँ पर के का मान निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं? प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिलोम प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2020 में पूछा, 23 में पूछा, तो 24 में कुछ न कुछ इसमें बदल कर पूछ सकता है। तो कह रहा है यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है, जिससे इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यदि क्या करें, यदि क्या करें, परासरण दाब का मान क्या कर दें, कम कर दें। परासरण का दाब का मान क्या हो जाए, परासरण दाब का मान यदि कम हो जाए, कह रहा है विलयन के दाब, विलयन का दाब क्या हो जाए, अधिक हो जाए, और परासरण दाब कम हो जाए तो क्या होगा, यह परासरण दाब क्या होगा, उल्टा होने लगेगा। तो शुद्ध जल की तरफ क्या होगा, लवणीय जल से क्या होगा, शुद्ध जल की ओर परासरण की क्रिया होगी। यदि क्या करें, इस पर प्रेशर अधिक लगाएं, यहाँ पिस्टन लगा कर क्या करें, प्रेशर लगा रहे, क्या हो रहा है, लवणीय जल से पहले क्या होता है, लवणीय जल से शुद्ध जल, अब शुद्ध जल से क्या होगा, लवणीय जल क्या होगा, अब शुद्ध जल में आएगा। वैसे क्या होता है, लवणीय जल क्या हो रहा था, अलग हो जा रहा था अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो विलयन में प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। पहले क्या था, अशुद्ध विलायक, शुद्ध विलयन निकलता था। यदि क्या है, विलयन में उसके परासरण दाब को क्या करें, अधिक दाब पर प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। जो विलयन था, विलायक का प्रवाह क्या होगा, शुद्ध विलायक की होगा। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका प्रयोग समुद्री जल एवं कठोर जल आदि को शुद्ध करने में किया जाता है। जो समुद्री जल और कठोर जल को क्या करते हैं, इस क्रिया द्वारा अलग करते हैं। लवणीय जल से क्या करेंगे, हम शुद्ध जल आसानी से क्या करते हैं, उस पर दाब लगाकर परासरण दाब क्या करेंगे, दाब अधिक लगा देंगे, क्या होगा, शुद्ध जल हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए सेलुलोज एसीटेट की बनी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है, और ये झिल्लियाँ जल के लिए पारगम्य, परंतु समुद्री जल के लिए उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए अपारगम्य। आजकल बहुत से देश अपने शुद्ध पेयजल की आवश्यकता के लिए विलवणीकरण संयंत्रों के से झिल्लियों का उपयोग करते हैं। जो सेलुलोज एसीटेट, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रतिलोम परासरण के लिए किस झिल्ली का उपयोग किया था, तो कौन सा कहेंगे, सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट झिल्ली का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। किसके लिए, अर्धपारगम्य झिल्ली के लिए। जिससे क्या करते हैं, हम लवणीय जल से क्या कर सकते हैं, हम शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। लवणीय जल पर क्या करें, यहाँ पर झिल्ली लगा दें, सेलुलोज एसीटेट का झिल्ली लगा दें, और यहाँ से क्या करें, अधिक दाब क्या करें, प्रवाहित करें, तो क्या होगा, लवणीय जल से क्या होगा, शुद्ध जल निकल कर क्या होगा, हमको मिलने लगेगा। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। प्रतिलोम परासरण का मतलब क्या होता है, परासरण दाब का मान क्या हो जाए, शुद्ध जो प्रतिलोम परासरण क्या है, मतलब जो दाब का मान है, परासरण दाब का मान क्या हो जाए, जो दाब था उससे अधिक हो जाए। परासरण दाब का मान क्या हो जाए, कम हो जाए तो क्या कहेंगे, उसे प्रतिलोम परासरण कहेंगे। जहाँ पर परासरण दाब का मान कम हुआ, प्रतिलोम परासरण हो गया। कर 70.1 ग्राम सुक्रोज का, जिसका अणुभार क्या 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन इतना पाया गया, तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक या KF की गणना कीजिए। सीधे सूत्र पर विलेय का अणुभार 342 ग्राम प्रति मोलल है। अब कह रहा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना, 17.1 ग्राम। अब विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम। अब कह रहा हिमांक में अवनमन दिया 0.393 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में बदल दिया। अब कह रहा कि मोलल अवनमन स्थिरांक,
अब इसमें मोलर लवणता स्थिरांक क्या करना है हमको, Kf की गणना कीजिए। तो इस पर सूत्र पर रख देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा इतना केल्विन। तो इस क्वेश्चन में हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर का रहा, असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं और 80% वियोजित होने पर CaNO3 का होल ट्वाइस बिलियन के लिए 1/2 गुणक की गणना कीजिए। असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान जब एक अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर निर्धारित किसी पदार्थ का प्रायोगिक अणुभार उसके सामान्य अणुभार यानी अणुसूत्रों के आधार पर गणना से प्राप्त अणुभार से भिन्न पाया जाता है, तो इस पदार्थ के अणुभार को असामान्य या अपसामान्य अणुभार कहते हैं। यदि क्या होता है, जब एक अणुसंख्य गुणधर्म का क्या होता है, जो आधार पर जो निर्धारित किसी पदार्थ का क्या जो प्रायोगिक अणुभार था उसके सामान्य अणुभार से क्या होता है भिन्न, जो क्या करते हैं, एक कोई पहले अणुभार है उसको क्या प्रायोगिक तौर पर निकाला, क्या उसका अणुभार कुछ भिन्न होता है, उसी को क्या करें अपसामान्य अणुभार कहा जाता है। तो अब जानते हैं अणुभार या मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब देखिए कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस किसमें किसी टूट रहा है, Ca++ और 2NO3 माइनस में टूट रहा है। तो T बराबर 0 पर क्या था, ये पूरा 1 था और क्या था, यह वियोजित नहीं हुआ था। समझ सुनने पर क्या वियोजित नहीं हुआ। यदि क्या कह रहा कि 80% वियोजित हो जाता है, यदि 1 - 80% तो कह रहा Ca++ यानी ये 80% और इसमें 2 है तो कितना 2 × 80% यानी 0.8 और 2 × 0.8 यानी 1.6 और 0.8 में क्या हो रहा है वियोजित हो रहा है और ये 0.2 बच रहा है। पहले कितना था, पहले एक में से क्या हो गया इतना वियोजित हो गया तो बचा कितना इतना, तो कुल कितना बच गया वियोजन से पहले अणुसंख्य वियोजन के बाद अणुसंख्य वियोजन के बाद कितने बचे 0.2 0.8 1.6 टोटल 2.6 वियोजन के बाद कितना इतना बचा और वियोजन से पहले 1 था तो कितना आ गया इसका I का मान कितना आ गया 2.6 आ गया। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 32वां क्वेश्चन का रहा है कि 0.1 m यूरिया 0.1 m NaCl बिलियन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। किसका परासरण दाब अधिक होगा, क्या कर रहा है कारण सहित स्पष्ट कीजिए। हम जानते हैं कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। जो परासरण दाब क्या है एक अणुसंख्य गुणधर्म है, अतः ये कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो कह सकते हैं कब 1/2 कारक यानी यूरिया के लिए क्या होता है 1 और सोडियम क्लोराइड के लिए क्या होता है 2। I का मान क्या होता है यूरिया के लिए 1 होता है और सोडियम क्लोराइड नमक के लिए क्या होता है 2। तो परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT जहाँ NaCl की सांद्रता 0.1 m है। R तथा T यूरिया वह NaCl के लिए समान मानने पर R और T को क्या करते हैं समान मान लेते हैं यूरिया और तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मानने पर 1 CRT और बराबर 2 CRT 1 CRT बराबर 2 CRT तो 0.1 RT बराबर 0.2 RT जो पाई यूरिया और पाई NaCl तो अतः NaCl का परासरण दाब अधिक होगा। तो देख रहे हैं क्या 0.1 RT आ रहा है और ये 0.2 तो किसका हो रहा है तो यूरिया का क्या हो जा रहा है इस सोडियम क्लोराइड का क्या होगा परासरण दाब अधिक हो गया। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होता। आइए बढ़ते हैं आगे। 33वां क्वेश्चन का एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका मोलर द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम प्रति मोल और उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। तो W2 पूछ रहा है W1 114 M2 दिया है 40 ग्राम प्रति मोल M1 दिया C8 H18 का निकालते हैं इसका तो इतना 114 ग्राम प्रति मोल आ गया। बारह अठे 96 एक अठे 18 करने 18 96 18 8 6 14 यानी 114 ग्राम प्रति मोल आ गया। तो सूत्र से क्या P0 - P1 अपान P1 W2 इंटू M2 अपान M1 W1। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 100 - 80 100 था पहले 80 हो गया 100 - 80 PI - P1 क्या होगा 100 - 80 अपान 100 W2 पूछ रहा है M2 दिया है कितना 114 और M1 दिया है 40 और W1 114
यहाँ पर 114 ग्राम दिया ना, तो यहाँ से निकल के आ गया और साल विलेय का द्रव्यमान कितना आया, 8 ग्राम आ गया। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, हर जगह ग्राम में, तो यहाँ पर आंसर भी ग्राम में ही आएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है 35। अब लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न, ये 3 नंबर में भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी छोटा क्वेश्चन ही 3 नंबर में देता है। कर यूरिया का 1 बिलियन है, भारानुसार 6% है, बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो यूरिया का अणुभार 60 दिया है, तो यूरिया के मोलों की संख्या n बराबर 6/60, यानी 6/60, 6% है, 60 में क्या है 6% है, तो क्या होगा 0.1 आ गया, मोलों की संख्या 0.1। जल के मोलों की संख्या 100 - 6/16, 100 में 6% निकल गया, कितना बचे 94, और जल का अणुभार क्या 18, यानी 5.2। तो यूरिया का मोल प्रभाव n/n+1, 1.8 इतना जोड़ देंगे कितना जाएगा, इतना आ जाएगा, और जल का मोल प्रभाव इतना आ जाएगा। ये क्या था यूरिया का, और ये हो गया जल का था। उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा जल में एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन भारानुसार 46% है, तो बिलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितना है n, यानी 46/46% है, 46 में क्या होता है इसका अणुभार कितना 46, तो 46 में यानी 1, और जल के मोलों की संख्या 100 - 46/18, जल का अणुभार क्या 18, यानी आ गया 3। तो यहाँ से मोल प्रभाव निकालेंगे n/n+1, 1+1/3, यानी 0.25 किसका है एल्कोहल का, और क्या है जल का मोल प्रभाव 0.75, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, सिंपल सूत्र पर है। फिर कर भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। के बराबर इतना, सी बराबर इतना, ओ बराबर इतना। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 बिलियन की मोललता निकालना है, तो K2CO3 मोलों की संख्या बटे जल का भार गुणे 1000। तो 100 ग्राम बिलियन में K2CO3 का 20 ग्राम घुला है, तो इसका अणुभार कितना आ जाएगा, इसका अणुभार निकालेंगे कितना 138 ग्राम प्रति मोल आ गया। और तो 100 ग्राम बिलियन में K2CO3 की मोलों की संख्या कितना, भार बटे अणुभार कितना है 20 ग्राम है, कितना 20 ग्राम दिया, 20% दिया, तो 20% 138 इतना आ गया। अब 100 ग्राम जल का अणुभार कितना हो गया 80 ग्राम बिलियन में क्या है जल का भार कितना हो गया 80 ग्राम। तो K2CO3 बिलियन की मोललता, K2CO3 बिलियन की मोललता 0.14/80 बिलियन का भार से क्या करेंगे भाग देंगे, बिलियन का भार से भाग देंगे, 1000 गुणा करेंगे कितना 1.8 मोल प्रति किलोग्राम, आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कर अशुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है, एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है और 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया, तो बिलियन का वाष्प दाब 600 mmHg है, तो ठोस पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। अणुभार सबसे पहले क्या दिया है, P0 दिया है, वाष्प दाब दिया 640 mm, किसी ताप पर बेंजीन का क्या शुद्ध वाष्प दाब इतना दिया है, और बिलियन का दिया 600 mm, जो किसी ताप पर क्या 640 mm है, और एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य जिसका भार इतना है, इतना वाष्प दाब क्या बिलियन का वाष्प दाब कितना दिया 600 दिया है, और भार दिया 275 ग्राम, और W दिया है इतना 39 ग्राम। तो m का मान पूछ रहा है, तो P0 - PS/P0 बराबर n/n से इसमें मान रखेंगे, तो n/n क्या होता है W/m, m/W। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका निकल के आएगा 88 ग्राम। n/n का मान कितना होता है W/m, विलेय का भार बटे अणुभार, विलायक का भार बटे अणुभार, यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आएगा, m का मान आ जाएगा, यहाँ पर क्या है ठोस पदार्थ का अणुभार, जो पदार्थ का अणुभार है क्या इतना आ जाएगा, ठोस पदार्थ का अणुभार कितना आ गया 88 ग्राम प्रति मोल, आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं, यहाँ पर तो मान रखना ही है, जब यहाँ पर मिल गया तो मान रख दीजिए फटाफट। करा 5वां क्वेश्चन, 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक का अणुभार दिया 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई, तो बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक की क्या करना है, गणना करना है। 2018 में पूछा गया था, दिया m बराबर दिया 155 और डेल्टा TF बराबर दिया 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड, W बराबर दिया 1.822 ग्राम और W बराबर दिया 100 ग्राम। तो KF पूछ रहा है, तो 1000 गुणे KF इंटू W अपन डेल्टा TF इंटू W से, तो KF बराबर 155 गुणे 0.60 इंटू 100 अपन 1000 गुणे इतना
आ गया इतना। अब मान रखेंगे तो मोलर इनवर्स इतना आंसर आ जाएगा 5.104 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर अवनमन स्थिरांक आसानी से आप निकाल लिए होंगे। तो सिर्फ मान रख दीजिए, डायरेक्ट सारे सूत्र पर ही सवाल आपके पूछे जाते हैं, कहीं भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था ज़्यादा घुमाया हो। करो 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का परासर दाब ज्ञात कीजिए। आर का मान इतना दिया है, टी का मान इतना निकल गया, और यूरिया का अणुभार कितना है 60। करा 2 ग्राम यूरिया विलयन का आयतन कितना है 100 ml। 2 ग्राम जो यूरिया विलयन है उसका आयतन यदि मान लेते हैं 100 ग्राम, तो 60 ग्राम 1 मोल यूरिया विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, तो 100/2। 2 ग्राम था तो यानी, और 60 ग्राम में क्या है 60 ग्राम यूरिया विलयन का आयतन कितना हो जाएगा 3000 यानी 3 लीटर। तो सूत्र के अनुसार परासर दाब P बराबर क्या होता है RT/V। तो RT/V 8.2 वायुमंडल। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासर दाब 3.2 वायुमंडल है, तो विलयन का स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार दिया है 342 है। पदार्थ का अणुभार क्या 342 है। तो यहाँ पर 100 ml विलयन में कार्बनिक पदार्थ की घुली हुई मात्रा कितना है 45 ग्राम। अतः कार्बनिक पदार्थ के लिए W का मान कितना है 45 ग्राम प्रति लीटर। W बराबर क्या है 45 ग्राम प्रति लीटर। कह रहा है कार्बनिक विलयन का परासर दाब दिया 3.2 वायुमंडल। दाब दिया कितना 3.2 वायुमंडल। और विलयन का परम ताप दिया है 20 डिग्री सेल्सियस दिया, तो इसको केल्विन में बदलेंगे तो 293 डिग्री केल्विन। कार्बन पदार्थ का यम दिया कितना 342 ग्राम प्रति मोल। अब आर पूछ रहा, तो विलयन का स्थिरांक आर पूछ रहा था, आर बराबर हो जाएगा, तो विलयन का परासर दाब क्या होता है पाई WRT/M। WRT/M होता है। तो आर का मान पूछ रहा था, क्या आर यहाँ रखेंगे पाई इंटू W। यहाँ पर आर का मान निकालना है, तो क्या है पाई का मान कितना 3.2 दिया है, W का मान 45, टी का मान 293, M का मान इतना, मान रखेंगे कितना इतना लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है। यह क्वेश्चन 2024 में संभावना पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है, हिमांक का अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। हिमांक में अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध 2022 में पूछा गया था, 24 में थोड़ा देख लीजिएगा। कह रहा है M बराबर WB/MB/WA/1000। M बराबर इतना। अब यहाँ से M का मान निकालेंगे, यहाँ से M का मान निकल जाएगा। और KF बराबर होता है KF 1000 इंटू WB/MB इंटू WA। वही जो पिछला सूत्र था वही है। M बराबर डेल्टा TF/KF। यदि M बराबर क्या है डेल्टा TF/KF रख देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा MB बराबर मोलर द्रव्यमान डेल्टा T हिमांक में अवनमन। कह रहा हिमांक में अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध है। तो मोलर द्रव्यमान M है और हिमांक में अवनमन A है, इन दोनों में संबंध MB बराबर कितना आ गया, यही आपका संबंध आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस फार्मूला पूछा है सिर्फ। कह रहा लघु उत्तरी प्रश्न 4 अंक नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न। कह रहा क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समझाइए। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस और जल के लिए KB की गणना की डिग्री केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन समझाइए। या तो ऐसे पूछेगा या तो ऐसे पूछेगा। इनके क्वेश्चन के आंसर दोनों के सेम ही होंगे। जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय घोला जाता है तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। कोई शुद्ध विलायक है उसमें क्या कर रहे हैं, विलयन में क्या करते हैं, विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। जब शुद्ध विलायक में क्या करते हैं, कोई चीज़ घोल देते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाएगा, जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, वह क्वथनांक बढ़ जाता है। कोई शुद्ध विलायक में क्या करेंगे, कोई चीज़ घोल देंगे तो क्या होगा, कोई अशुद्धि घोल देंगे तो क्या उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के इस अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। किसी शुद्ध विलायक में क्या करते हैं, कोई विलेय घोल देते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या होता है, कुछ अंतर आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। और प्रश्न के संख्यात्मक भाग के हल के लिए अतलग उत्तरी प्रश्न संख्या 15 देख लीजिएगा, क्योंकि 15वां क्वेश्चन अतलग उत्तरी का क्या किया हमने, 15वां क्वेश्चन किया था, बहुत पीछे गया, उसको आप 15वें क्वेश्चन को देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन हमने 15वें क्वेश्चन में किया था। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
कह रहा है 72 ग्राम जल को 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों को मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में क्या करना है, दोनों का मोल प्रभाव निकालना। तो H2O के अणुओं की संख्या कितना है, जल का भार बटे अणु भार। जल का भार 72, अणु भार दिया 18 यानी आ गया 4। एथिल एल्कोहल के अणुओं की संख्या क्या है, एथिल एल्कोहल का भार दिया 92 और इसका अणु भार से भाग देंगे कितना है 24, 5 29, 29 31, 30 10 40, 6 46 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। अब मिश्रण में जल का मोल प्रभाव, जल के अणु बटे दोनों के अणु को जोड़ देंगे कितना, इतना आ जाएगा। अब मिश्रण में एथिल एल्कोहल का अणु बटे अणु कितना है 2, 4 धन 2 यानी 6 यानी 3.33। इतना सिंपल से क्वेश्चन, हम सीधे फार्मूले पे हैं। फार्मूला आपको याद है तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा तीसरा, कह रहा बेंजीन के 1 बिलियन में I2 घुली है। बिलियन में I2 का मोल प्रभाव 0.25 है तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। कर आई यक्स I2 बराबर दिया इतना, यक्स C6H6 दिया इतना, निकालेंगे तो क्या एक में से घटा देंगे इतना मिल जाएगा। अब यक्स I2 एन I2 अपान एन I2 प्लस एन C6H2 इतना दिया 0.25 और बेंजीन के लिए कितना दिया 0.75 हमने निकाला है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा यक्स I2 अपान यक्स C6, इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, ये दोनों क्या होंगे आपस में क्या होगा, नीचे वाले तो कट जाएंगे, आ जाएगा इतना बटे इतना एन I2 अपान एन C6H6। यक्स I2 यदि क्या करें इसको इसके बराबर कर सकते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, यहाँ पर I2 का 1000 ग्राम C6H6 में बेंजीन में घोला गया हो तो इतना बटे m बटे 1000 बटे 78। क्या किया गया, बेंजीन में घोला गया तो बेंजीन में क्या हो गया 1000 में क्या करेंगे, बेंजीन को 78 से भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर हल करेंगे कितना आएगा 4.2 मोलल। तो m का मान आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 ग्राम ग्लूकोज में C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है को 500 ग्राम जल में घोला गया। 500 ग्राम जल में घोलने पर इतना बार दाब मतलब प्रेशर, इतना दाब बिलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। इतना दाब पर क्या बिलियन का क्वथनांक, जल के लिए Kb का मान इतना किलोग्राम प्रति मोल दिया है। 2018 और 22 में पूछा गया था, 24 में गारंटी है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। करा क्वथनांक में उन्नयन विधि से ग्लूकोज बिलियन का आणविक द्रव्यमान यानी अणु भार m का मान 1000 गुणे Kb गुणे W बटे डेल्टा TB इंटू W। इस सूत्र का आणविक द्रव्यमान का सूत्र लगाएंगे तो Kb बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है, इतना दिया है। और बिलियन के ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है 9 ग्राम, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है 9 ग्राम। और बिलियन के विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, विलायक का द्रव्यमान 500 ग्राम। अब ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान कितना दिया 180 और टीबी का मान पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे इस समीकरण में मान रख देंगे तो आसानी से आपको इतना केल्विन आपको निकल के आ जाएगा टेम्परेचर। तो हमें उम्मीद है इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन का रहा चीनी का जल में बना 5% भारानुसार बिलियन का हिमांक 271 केल्विन है तो ग्लूकोज के जल में बने 5% बिलियन के हिमांक की गणना कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो कह रहा चीनी के बिलियन के लिए, जो चीनी का बिलियन है उसके लिए m का मान निकालेंगे, ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले में क्या करेंगे सारे मान को हम रख देंगे तो आपको यहाँ से इतना मिल जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 ग्लूकोज के लिए, ये तो क्या था चीनी के लिए था, अब ग्लूकोज के लिए क्या है, ग्लूकोज में क्या है 180 है और ये 95 और डेल्टा TF इंटू KF इंटू 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, डेल्टा TF का मान आपको आसानी से मिल जाएगा इतना। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था फार्मूले पर। फिर 6वां क्वेश्चन कर रहा है एक जलीय बिलियन में जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड और 1 किलोग्राम घुला है तो इसमें इतना पर उबलता है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या, इतना डिग्री केल्विन पर क्या आ रहा है उबल रहा है। तो बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बेरियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना दिया, इतना दे दिया है। तो कह रहा W2 यानी W2 का मान दिया 12.48 बेरियम क्लोराइड का, जलीय विलयन में क्या है बेरियम क्लोराइड का। अब फिर जल का दिया 1000 ग्राम, टोटल आयतन कितना है 1 किलोग्राम जल घुला है तो 1000 ग्राम जल घुला है। टीबी दिया है, इसका टेम्परेचर दिया है इतना, और केबी का मान यहाँ पर नीचे दिया है बेरियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान करें, केबी का मान यहाँ पर दिया है। कर बेरियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान इतना दिया है। तो अब क्या है डेल्टा TB बराबर होता है TB माइनस TB नॉट। तो क्या करेंगे
373 से क्या आ गया, 373 डिग्री केल्विन घटा देंगे, इसमें से क्या होगा, इतना अंत पर उबलता है, मतलब उबलना चाहिए इतने पर, क्या हो रहा है, उबल रहा है इतने पर, तो इतना क्या करेंगे, घटा देंगे तो बच गया इतना। तो m2 का मान अब इस फार्मूले में रख देंगे तो आसानी से आपका इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड। तो 78 किलोग्राम क्या होगा, m2 का मान आ गया। अब आगे देखिए, कह रहा आई का मान, m2 प्रायोगिक बटे m2 अवलोकित, तो प्रायोगिक मान कितना है, प्रयोग द्वारा के कितना निकला है 208, और हमने निकाला कितना 78। तो अब दिया क्या, BaCl2 का आणविक द्रव्यमान इतना दिया है, और लेकिन हम निकाल कितना रहे हैं, इतना निकाल रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं। तो आई का मान है, आप गुणक का मान, आई का मान निकल जाए कितना 2.67। तो आई का मान निकल गया। अब कह रहा है क्या, इसको वियोजित करना है। तो क्लोराइड के वियोजन की मात्रा, बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा पूछ रहा है ना, तो अब इसको क्या करना है, वियोजित करना है। तो वियोजन करेंगे तो BaCl2 में क्या है, बेरियम क्लोराइड को क्या करना है, Ba डबल प्लस और 2Cl माइनस में क्या होगा, वियोजित होगा। पहले क्या थी, प्रारंभ में क्या था, A 1 था और क्या 0 0 था, और साम्य पर यदि अल्फा इसका वियोजित होता है, अल्फा इसका, तीनों क्या रहे, अल्फा अल्फा वियोजित होते हैं, ये क्या होगा 2 अल्फा वियोजित होगा। तो 1 माइनस टोटल क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपान वियोजन के बाद और वियोजन से पूर्व मात्रा में क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या आ जाएगा, अल्फा का मान कितना आ जाएगा 83.5%। तो क्या पूछ रहा है, वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। वियोजन की मात्रा कितना है 83.5%, यही आंसर आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो ये बढ़ते हैं आगे। करा उदाहरण नंबर 7, करा 2 लीटर विलयन में 27 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासर दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है। कि मान लेते हैं क्या, K2SO4 क्या हो गया, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। तो R का मान इतना लीटर वायुमंडलीय केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। तो घुला हुआ K2SO4 क्या है 25 मिलीग्राम, इतना ग्राम घुला हुआ है, और विलयन का आयतन कितना है 2 लीटर, और ताप कितना दिया 300 केल्विन। तो K2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना है, इतना आ गया। अब गुणा करने पर K2SO4 पोटेशियम का परमाणु भार क्या होता है 39 होता है। तो 39 दूना 78, टोटल जोड़ेंगे 174 ग्राम प्रति मोल। चूँकि K2SO4 पूर्णतः क्या हो रहा है, वियोजित हो जा रहा है, तो वियोजित हो रहा था, अतः उत्पन्न आयन क्या होंगे 3। आई का मान कितना आ जाएगा 3। पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है, एक यहाँ पर 2 आयन और एक यहाँ पर, यानी 3 आयन हो रहे हैं। तो पाई बराबर ICRT, आई का मान कितना आ गया 3। तो आई बराबर क्या होता है, C बराबर N/V RT। तो आई बराबर N/V बराबर क्या था W/M इंटू 1/V। एन का मान क्या होता है W/M रख देंगे इंटू 1/V RT। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो इतना वायुमंडल आ जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन का रहा 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब इतना mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोल दें तो 293 केल्विन जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। तो P0 दिया है इतना mmHg दाब दिया है, और W2 दिया है इतना ग्राम, और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना दिया इतना, और जल का मोलर द्रव्यमान इतना। तो राउल्ट के नियम से P0 माइनस PS अपन P0 बराबर N2/N1 प्लस N2। तो P0 इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा N2/N1, N2 का मान W2/M2, W1/M1 प्लस W2/M2। अब यहाँ पर P0 का मान इतना है, PS माइनस P0 का मान यहाँ रख देंगे W/125/180। यहाँ पर क्या है 25/W2/M2 25/180 और 18/450, 450/18 25/180। तब यहाँ पर मान रखेंगे तो टोटल को हल करने पर आपका PS का मान निकल के आ जाएगा 70.438 mmHg। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बस ये सारे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो कर 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर मोलर लवणमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए और 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल का मोलर लवणमन स्थिरांक की गणना कीजिए। 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। कह रहा 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जितनी कमी होती है उसे मोलर लवणमन स्थिरांक
कहते हैं। कह रहे 1000 ग्राम में क्या करते हैं, 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में क्या होगी, जितनी कमी होगी उसी को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो मोलल अवनमन स्थिरांक की हमने परिभाषा लिख दिया। अब मोलल विशेष के स्थिरांक को केल्विन मोल इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स अथवा किलोग्राम मोल इनवर्स कहते हैं। मात्रकों में व्यक्त किया था। इस मात्रा में क्या करते हैं, डिग्री केल्विन मोल इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स या डिग्री केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में व्यक्त किया जाता है। तो हिमांक का अवनमन मोललता से संबंधित, अतः एथिलीन ग्लाइकाल के विलयन की मोललता, एथिलीन ग्लाइकाल के मोल की संख्या बटे उसका द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान से भाग देंगे तो क्या होगा, ग्लाइकाल के मोलों की संख्या कितना है 31 और उसका द्रव्यमान कितना इतना, तो उसके मोलों की संख्या आसानी से मिल गया इतना। अब जल का द्रव्यमान कितना निकालना है, क्या उसका भार और उसका द्रव्यमान में क्या करेंगे, भाग देंगे कितना इतना आ जाएगा द्रव्यमान। तो इस प्रकार एथिल ग्लाइकाल की मोललता दोनों में क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 0.5 मोल अपान 0.5 किलोग्राम जल के द्रव्यमान से क्या करेंगे, मोलों की संख्या बटे भार से भाग देंगे इतना आ जाएगा। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर इतना इंटू इतना, के बी इंटू के एफ, के बी डेल्टा टी एफ बराबर के बी इंटू के एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो आसानी से आपका 1.686 केल्विन आ जाएगा। और जलीय विलयन में हिमांक 273 में से क्या करेंगे, इतना घटा देंगे तो क्या होगा 271, क्योंकि क्या है 273 दशमलव कहाँ गया है 273.15 केल्विन जो इसका था, उसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 271 दशमलव इतना। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होता। ये बढ़ते हैं आगे। कर 10वां, परासर दाब को परिभाषित कीजिए और परासर दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए और परासर दाब एवं परासर दाब को परिभाषित कीजिए। 2022-23 में और 2023 में पूछा गया था। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता के विलयन में के विलायक अणुओं को उच्च सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण। निम्न सांद्रता से क्या करना, अधिक सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और किसी विलयन का परासर दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जाता है जिसे विलयन में आरोपित करने पर परासर की क्रिया रुक जाए। मतलब क्या, परासर दाब वह दाब होता है जिसमें क्या किया जाए, वो विलयन में परासर दाब उस दाब बाह्य दाब के बराबर माना जिससे क्या होता है, विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाए। अर्थात एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का विलयन में प्रवाह रुक जाए। परासर दाब का मतलब क्या हो रहा है, जब क्या हो ऐसा दाब जिस पर क्या हो परासरण की क्रिया रुक जाए, वही क्या होता है, वही दाब क्या होता है, परासरण दाब कहलाता है। जब अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या है, कोई चीज़ क्या हो रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ प्रवाहित हो रहा है, ये क्या जिस दाब पर क्या हो गया, रुक गया, जिस समय रुक जाएगा वही क्या होगा, उस समय उसी का परासर दाब कहलाता है। परासर दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थिर ताप पर पाई प्रोपोर्शनल टू सी या पाई प्रोपोर्शनल टू टी। तो उपरोक्त दोनों समीकरण को जोड़ने पर पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी या पाई बराबर सी आर टी। चूँकि आर क्या एक कांस्टेंट है, अतः सी बराबर एन अपान भी या डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू भी, जहाँ पाई बराबर क्या होगा डब्ल्यू बी आर टी अपान एम बी इंटू भी। तो ये क्या आ गया, यही हमारा परासर दाब का क्या है, सूत्र है। तो परासर दाब का फार्मूला आपको यहाँ से मिल गया। तो हम उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो परासर दाब का सूत्र इसी का यूज ज़्यादा करते हैं, पाई बराबर सी आर टी या एन अपान भी आर टी। तो ग्राहों का रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर, मोलल उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए तथा अलग अलग सूत्र ज्ञात कीजिए। किसी विलायक का 1000 ग्राम में क्या हो, 1 मोल विलेय घोलने पर उसके उन क्वथनांकों में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको केबी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो केबी द्वारा क्या कर रहे हैं, इसको प्रदर्शित, ये मोलर उन्नयन है और ये क्या है, मोलल, मोलल और मोलल उन्नयन स्थिरांक। वही तो मैं भी सोचा मोलल कहाँ से दोबारा गया, तो ये मोलर है और एक मोलल है।
करा किसी विलायक में क्या करें 1000 ग्राम में क्या करें 1 मोल विलेय घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको केबी द्वारा क्या किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ केबी बराबर डेल्टा टीबी अपान यम, इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो केबी बराबर डेल्टा टीबी इंटू M2 इंटू W1 अपान W2 इंटू 1000, जहाँ डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, M2 विलेय का अणुभार और W1 विलायक का अणुभार और W2 विलेय का भार। विलेय का और विलायक का भार और W2 क्या अणुभार है। करा M2 बराबर होता है KB इंटू W2 अपान 1000 डेल्टा TB इंटू W1। करा किसी विलायक के 1000 ml में 1 मोल विलेय घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसमें क्या करें 1000 ग्राम में 1 मोल, इसमें क्या करें ग्राम में घोल रहे थे, इसमें क्या है ml में 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जितना वृद्धि होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको केबी द्वारा प्रदर्शित, केबी बराबर क्या होता है डेल्टा टीबी अपान एम, इसका मात्रक डिग्री केल्विन लीटर प्रति मोल होता है। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीबी M2 अपान भी डेल्टा W2 इंटू 1000 डेल्टा टीबी M2 अपान इतना, जहाँ डेल्टा टीबी क्या क्वथनांक में उन्नयन, M2 विलेय का अणुभार, W2 विलेय का भार। अणुभार क्या होता है M मालिकुलर वेट यानी अणुभार, वेट यानी वेट यानी भार, W विलेय का भार, W1 प्लस W2 विलयन का भार और D विलयन का घनत्व। तो के भी W2D इंटू 1000 अपान डेल्टा टीबी इंटू W। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। करा निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। करा मोल अंश 2018 और 2022 में टिप्पणी लिखने के लिए आया था। तो 5 नंबर में कह दिया कि मोल अंश, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, इन चारों के बारे में लिखिए और 5 नंबर आप आसानी से ले लीजिए। फिर कह रहा किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो 2024 में इसके पूछने की संभावना है, क्योंकि क्या है यह पूछ नहीं रहा इस समय। तो पूछ नहीं रहा तो क्या अब की बार संभावना 18-22 में पूछा था, लेकिन क्या 18-22 के बाद अभी नहीं पूछा, तो इस साल संभावना बन सकती है। तो मोल अंश क्या होता है विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उसका मोल अंश कहते हैं। तो माना क्या एक विलयन है जिसमें क्या n मोल है, अब विलायक NB है, तो मोल, तो विलेय का मोल अंश x से बराबर क्या n अपान n प्लस NB, विलायक का NB अपान n प्लस NB, एकदम सूत्र बहुत ही सिंपल सा है। तो विलयन के समस्त अवयवों का मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है। x प्लस XB बराबर क्या होता है हमेशा 1 होता है। यहाँ पर n हर बराबर क्या n प्लस NB हो जाएगा, NB से n प्लस NB कट जाएगा 1, तो आ जाएगा। यदि किसी द्विअंगी विलयन में अवयव को मोल अंश ज्ञात हो तो दूसरे अवयव को मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या द्विअंगी विलयन का मोल अंश x से XB निम्न प्रकार परिभाषित है। तो x से बराबर क्या होता है 1 अपान x से बराबर क्या 1 माइनस XB या XB बराबर 1 माइनस x से। मोल अंश विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, जो मोल अंश होता है विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मोललता करा किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कोई विलयन है उसके 1 किलोग्राम क्या है विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं विलयन की मोललता कहते हैं। इसे यम से व्यक्त किया जाता है। गणितीय रूप में मोललता होती है विलेय के मोल बटे विलायक का किग्रा में भार, विलेय के मोल बटे विलायक का किग्रा में भार। अब आइए आगे देखते हैं। तो विलेय का मोल बटे विलायक का ग्राम में भार गुणे 1000, अतः मोलरता की इकाई मोल प्रति किग्रा होती है। यदि विलेय के NB मोल विलायक के W ग्राम में घुले हों तब मोललता NB अपान W इंटू 1000 होती है। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर क्यूबिक डेसी मीटर विलयन में घुले हुए मोलों के संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। अतः यह विलयन जिसमें विलेय का 1 ग्राम मोल विलयन में 1 लीटर में उपस्थित हो 1 मोलर विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए एक Na2CO3 मोलर द्रव्यमान जिसका 106 है,
तो विलयन के प्रति लीटर में 106 ग्राम विलेय उपस्थित होता है। तो मोलरता क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, और आयतन सामान्यतः क्या होता है, घन सेंटीमीटर या मिली में व्यक्त किया जाता है। अतः मोलरता होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन ml या घन सेंटीमीटर में इंटू 1000। तो अतः मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर या मोल प्रति घन डेसीमीटर होती है। प्रतीक यम कैपिटल एम को मोल प्रति लीटर अथवा मोल प्रति घन डेसीमीटर में प्रयोग किया जाता है, मोलरता व्यक्त करता है। यदि क्या किया, एन बी मोल विलयन में भी मिली आयतन उपस्थित है तो मोलरता एन बी बटे भी इंटू 1000 होता है। और विलेय के मोल निम्नलिखित प्रकार ज्ञात किए सकते हैं। विलेय का मोल क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो मोलरता सांद्रता व्यक्त करने की एक साधारण माप होती है जिसे प्रयोगशाला में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इसमें एक कमी है, यह ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ताप के साथ द्रव का प्रसार अथवा संकुचित हो जाता है। क्योंकि यह आयतन में है तो क्या है, आयतन क्या होगा, ये ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, संकुचित, और क्या होता है, प्रसार होता रहता है। तो अगला है द्रव्यमान प्रतिशत। तो हमने 3 तो देख लिया, पहला था मोल अंश, अब मोललता और मोलरता। अब चौथा है द्रव्यमान प्रतिशत, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और हमने चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 8 नंबर, तो हमें उम्मीद है आप 8 नंबर तो इस चैप्टर से ले ही लेंगे यदि आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा है तो। करा द्रव्यमान प्रतिशत, किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में अवयव का द्रव्यमान होता है। उदाहरणार्थ, यदि विलयन में अवयव ए का द्रव्यमान WA और बी का द्रव्यमान WB हो तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत WA/WA + WB इंटू 1000, इसे W/W में व्यक्त किया जाता है। 100% W/W सोडियम क्लोराइड विलयन का अर्थ है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 90 ग्राम जल में उपस्थित है। भार बटे भार, भार क्या होता है, भार प्रतिशत होता है ना, भार बटे भार में। तब विलयन का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम अथवा 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमारा यही चैप्टर होता है द एंड। इस चैप्टर की यहीं समाप्ति होगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो, सारे क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमने इसमें डिटेल के साथ ज़्यादा कुछ समझाया नहीं है। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए क्या, अब आपको सिर्फ स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो यदि क्या होगा, यदि आपने अच्छे तरीके से देखा है सारे, यदि आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। जब फार्मूला याद हो जाएगा तो आप आसानी से क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन फार्मूले पे ही पूछते हैं। फार्मूला आपको क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद है यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो ये सारे न्यूमेरिकल आपको एकदम हलवे लगे होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या हैं, फार्मूले बेस्ड थे। तो उम्मीद है वीडियो और सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।